हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबॉर्न ऑफ डेंजरस कपल एपिसोड 12। कहते कहते वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती हैं। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर विक्रम उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखने लगता है। इमली को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसके गर्दन में कुछ चुभ लगता है, जिससे उसकी आंखें भरी भरी हो जाते हैं और वह वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। और वही विक्रम की बाहों में वह पूरी तरह से चली जाती हैं। वही विक्रम इमली को ऐसे बेहोश देख कर एक गहरी सांस लेता है। दया भी अपना सर झुका लेता है। विक्रम उसे वैसा ही अपनी गोद में उठाए अपने साथ ले जाने लगता है। अंदर आते हैं विक्रम सभी की तरफ देखा है तो वहां पर एक डॉक्टर की टीम खड़ी थी, जिन्हें देखकर विक्रम बिना कुछ बोले इमली को अपने साथ ले जाने लगता है। वहां पर एक बड़ा सा रूम तैयार किया गया था। विक्रम वैसे ही इमली को अपनी गोद में उठाए रूम की तरफ ले जाने लगता है। रूम में लाकर वह उसे कैसे बेड पर लेट देता है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। उसके साइड में बहुत सारी वायरस लगी हुई थी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। वहीं उसी के सामने 3 डॉक्टर अपने सर झुकाए खड़े थे। उनमें से एक डॉक्टर विक्रम की तरफ देखकर अपना सर हिला देता है। विक्रम बिना कुछ बोले इमली को बेड पर लेट देता है और खुद उसके साइड में खड़ा हो जाता है। वो तीनों डॉक्टर इमली के बॉडी को स्कैन करने लगते हैं। जैसे ही एक डॉक्टर उसे हाथ लगाने वाला था, उसे अपने हाथ कांपते हुए महसूस हो जाते हैं। वो अपना सर ऊपर करके देखा है तो विक्रम उसे अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था। तभी दूसरा वाला डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने साथ आई हुई नस की तरफ इशारा कर देता है, जिससे वह नस अपना सर हिलाकर इमली के हाथों में वो सारे वायर लगा देते हैं और साथ में ही वो उसका ब्लड भी निकाल देती हैं और एक साइड रख देती हैं। वही विक्रम बस खाली आंखों से इमली को देख रहा था, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वही वो डॉक्टर सारे एक एक करके चेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते डॉक्टर के चेहरे पर पसीना आने लगता है। कुछ देर के बाद वो सभी हाल में खड़े हुए थे और विक्रम सोफे पर बैठा हुआ था किसी राजा की तरह। वही सामने बैठे 2 डॉक्टर उसे देख रहे थे। उनमें से तीसरा डॉक्टर दरवाजे से बाहर आ जाता है। वो उनके सामने कुछ फाइल को रखकर उन्हें कुछ बताने लगता है, जिससे वह तीनों अपना सर हिलाकर विक्रम को देखते हैं। विक्रम इस समय उन तीनों को ही अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था। पीछे बैठा दया भी बहुत ज्यादा हैरान था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी विक्रम को देखा है तो कभी उन डॉक्टर को। उनमें से एक डॉक्टर विक्रम के सामने फाइल आगे करके, इसमें मिसेस वर्धा की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो पहले के चेकअप हुए थे उनसे लेकर जो अब तक चेकअप हुए हैं, उन सभी चेकअप की डिटेल्स। विक्रम डॉक्टर की बात पर अपना सारी लाते हुए अपनी ठंडी आवाज में, तो क्या रिजल्ट आया है? कब तक मेरी शुगर ठीक हो जाएगी? मुझे किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी करो, 10 दिन के अंदर उसकी याददाश्त आनी चाहिए, पर उसे इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं तो तुम्हारी फैमिली के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। कहते हुए जब वो अपनी जगह से खड़ा होकर दया की तरफ देखकर, दया, इन्हें इनके घर छोड़ दो और तुम्हें पता है आगे क्या करना है, कहते हुए विक्रम वहां से चला जाता है। वही विक्रम की बात सुनकर वहां मौजूद कुछ डॉक्टर थे। वो डॉक्टर हैरानी से उन डॉक्टर को देखने लगते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर अपना सर हिला देते हैं। सभी के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों ही दिख रहा था, पर कोई भी कुछ कह नहीं रहा था। वही विक्रम जब रूम में आता है, तो वह देखता है इमली अब तक वैसे ही बेहोश है। वह गहरी सांस लेकर उसे वैसे ही अपनी गोद में उठा लेता है और अपने मास्टर बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। मास्टर बेडरूम में आने के बाद वो पहले उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है। बेहोश नहीं, उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है। पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद वो उसे वैसे ही रूम में लाता है। रूम में लाकर उसकी पूरी बॉडी कोर्ट ऑफिस से पहुंचने के बाद उसे वाइट कलर का शर्ट पहनकर खुद बालकनी में चला जाता है। इस समय उसने अपना शर्ट निकला हुआ था।
सिर्फ पेंट में था और पॉकेट में सिगरेट के बॉक्स और हाथों में मोबाइल। विक्रम बालकनी में बेटा अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी और उनमें कुछ दिख रहा था, जिन्हें याद करके विक्रम की मुठियां बन जाती हैं। पास्ट अस्पताल में विक्रम जैसे ही इमली को अस्पताल में एडमिट करवाता है तो 2 घंटे तक वो वैसे ही बाहर बैठा रहता है। तभी इमरजेंसी रूम खुल जाता है और 2 फीमेल डॉक्टर बाहर आ जाती हैं। उन दोनों को बाहर आते हुए देखकर विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वही वो दोनों डॉक्टर एक दूसरे को देती हैं। फिर विक्रम की तरफ देखकर, आप पेशेंट के कौन हैं? विक्रम बिना किसी जीजा के साथ होने वाला हस्बैंड सुनकर दोनों ही डॉक्टर एक दूसरे को देता हूँ। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। वही विक्रम उन दोनों कैसे चेहरे को देखकर अपनी ठंडी आवाज में, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो बताओगे या खबर खो दूं? ये सुनकर दोनों एक पल के लिए डर जाते हैं, फिर अपना सर हिलाकर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और लग रहा उन्हें 5 दिन तक ड्रग्स दिए गए हैं। अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं है, हमने सैंपल भेज दिया है। वो ड्रग्स की रिपोर्ट करें, कल सुबह तक आ जाएंगे। उसे डॉक्टर की बात पर विक्रम बिना किसके इमोशन के साथ, तो मेरी शुगर को होश कब तक आ जाएगा? डॉक्टर अपना कर हिलाते हुए, ये तो हम कह नहीं सकते। 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में ब्लड की कमी की वजह से वीक हो चुकी हैं और इंटीमेट होना और ऊपर से उनको टॉर्चर तक किया गया है, जिसकी वजह से शायद 4 घंटा लग सकता या पूरी रात निकल जा सकती है। विक्रम इस पर कुछ नहीं कहता, वो डॉक्टर को पूरी तरह से इग्नोर करके में चला जाता है। जिस डॉक्टर उसे रोक नहीं पाए तो विक्रम इमली को देखा है, जो वैसे ही बेजान सी लेटी हुई थी, जिसे देख कर वो गहरी सांस लेता है। देखते ही देखते इमली को वीआईपी रूम में लाया जाता है और वही विक्रम सोफे पर बैठा इमली को देखा है, जिसके हाथों पर इव लगी हुई थी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, जिसे देखकर वो अपनी आंखें बंद करने लगता है। तभी दया अंदर आ जाता है और वो विक्रम की तरफ देखा है। विक्रम उसका इशारा समझकर अपनी जगह से खड़ा होकर एक बार इमली के पास चला जाता है। इमली के पास आकर वो उसके ऊपर ब्लैंकेट को डालकर उसके चेहरे को सहलाते हुए रूम से बाहर निकलता है। विक्रम जैसे ही बाहर आता है तो सामने दया अपना सर झुकाए हुए, बॉस पता लगा है ये रंगीन मल्होत्रा की बेटी है, वो भी नाजायज। विक्रम ये सुनकर हैरानी से, मतलब ये रणवीर मल्होत्रा की बेटी है तो यहाँ पर क्या कर रही है? क्या मल्होत्रा फैमिली को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? पता लगाओ कि आखिर यह यहाँ पर क्या कर रही है। इंडिया को छोड़कर आखिर चल क्या रहा है? मल्होत्रा के दिमाग में पता लगवाओ अपनी बेटी को। ऐसे कहते हुए एक गहरी सांस लेकर अपनी डरावनी आवाज में, और यह भी पता लगता हो कि आखिर इसके साथ ये सब किसने किया है। मुझे कुछ भी करके उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आखिर यह कहाँ थी? कितने दिनों के साथ उसका टॉर्चर किया गया था? किसने इसे मारा है? और यहाँ तक कि होटल में लाने वाला भी कौन है? दया अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। वही विक्रम अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर को सोते हुए ऊपर टेरेस की तरफ चला जाता है। टेरेस पर आकर वो ठंडी हवाओं को महसूस करके कुछ सोचने लगता है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि इमली के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। उसके निशाने को देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे शख्स पर अब उसके ऊपर से रणबीर मल्होत्रा का नाम सुनकर आग से लग चुकी थी। विक्रम सिगरेट के कर्ज लेते हुए खुद से ही, आखिर इसलिए अपनी बेटी को कैसे यहाँ भेज दिया है, ये जानते हुए भी यहाँ पर लड़कियों की क्या कीमत लगाई जाती है। आखिर चल क्या रहा है मल्होत्रा के दिमाग में? 15 साल की बेटी के साथ इतना नीचे गिर सकता है? अब पता लगवाना ही पड़ेगा कि मल्होत्रा का दिमाग किस लेवल तक जा चुका है। कहते कहते विक्रम का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। वो सिगरेट कैसे ही क्रश ले रहा था, फिर कुछ सोचकर गहरी सांस लेता है और नीचे वीआईपी रूम में चला जाता है, जहां पर अभी इमली को होश नहीं आया हुआ था। वो वैसे ही सोफे पर बैठ जाता है और अपनी खा लिया आंखों से इमली की बेजान सी बॉडी को देखा है।
जो बेड पर लेटी हुई थी वो उसे देखकर कब सो जाता है यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। सुबह का वक्त विक्रम ऐसे ही सोया हुआ था। उसकी नींद कब खुलता है? जब किसी चीज की टूटने की आवाज उसे सुनाई देती है, जिससे वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखा है तो इमली होश में आ चुकी थी और उसके हाथों से कांच का गिलास टूट चुका था, जिससे वो शायद पानी पीना चाहती थी। ये देखकर विक्रम अपनी जगह से खड़ा होकर इमली की तरह बने ही वाला था कि जिसे अपना मांस निकला हुआ था। वो नीचे देख रही थी, पर जब वो यह एहसास करती है कि कोई कमरे में है तो अपना सर ऊपर करके विक्रम को देखते हैं तो जल्दी से चिल्लाने लगते हैं। वही उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर विक्रम पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इमली इतना चिल्ला क्यों रही है। उसे देखकर तो वह उसको पूरा तरह से पाना चाहते हैं, पर आज उसे देखकर ऐसे चिल्ला रही है, ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इमली विक्रम को देखते हुए अपने दोनों हाथ आगे करके अपना सरना में हिलाकर, मेरे नजदीक मत आना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे मारोगे ना, देखो देखो मुझे हाथ लगाया तो कहते हुए वो पूरी तरह से पैनिक होने लगते हैं। वही उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर भी वहां पर आ जाते हैं। वो इमली को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर उसके पास जाकर एक एक करके उसका हाथ पकड़ने लगते हैं, जिससे इमली अपना सरना में हिलने लगते हैं। वो किसी भी शख्स को अपने नज़दीक नहीं आने दे रही थी। वार्ड बॉय भी उसके पास आ रहा था, उसे भी वह चिल्लाते हुए अपने पास न आने का इशारा कर रही थी। वही इमली के ऐसी सिचुएशन को देखकर विक्रम अपनी जगह से हल चुका था। वो बस उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडा एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वही इमली की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो डर से कांपने लगी थी। वही डॉक्टर उसके सर को अपने सीने से लगाकर उसे शांत कर रही थी, जिसे इमली गहरी गहरी सांस लेकर अपनी नीली आंखों में डर लिए, मुझे बचा लो, मुझे लोग मरते हैं, मुझे वो इंजेक्शन लगाते, मुझे नहीं लगाना है वो इंजेक्शन, आपको पता है वो काम नहीं करते ना, तब बेल्ट से मारते हैं और मुझे नहीं मार खानी है, बहुत ज़्यादा दुखता है, मुझे बचा लो। डॉक्टर इमली की बातों से इतना समझ चुकी थी कि वो मेंटली कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। वो विक्रम को देखते हैं, जिसकी आंखें पूरी तरह से जल रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। इमली की बातें सुनकर वो इमली की आवाज़ में दर्द को महसूस कर रहा था, और उसे दर्द को महसूस करके आज पहली बार उसके सीने में ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल टूट रहा है। उसकी दर्द की आवाज़ सुनकर वह गहरी सांस लेकर डॉक्टर को देखा है और उसे इमली को संभालने का इशारा करके खुद वहां से चला जाता है। वही डॉक्टर इमली को संभालने में लग जाती है। इमली पहले तो बहुत रो रही थी, पर डॉक्टर के समझाने पर और उसे कुछ न होने का दिलासा देखकर इमली शांत हो जाती है और डॉक्टर पर भरोसा करके अच्छे बच्चे की तरह हर एक काम करने लगती है। वही डॉक्टर इमली की सिचुएशन देख रही थी, जिसे चलने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। इसी वजह से उसके लिए उसने पहले ही सारे इंतजाम कर दिए थे। एक नर्स को उसके लिए हायर किया था, जिससे वह नर्स इमली का पूरी तरह से ख्याल रखे और वह नर्स भी इमली का पूरी तरह से ख्याल रख देते, क्योंकि इमली की हालत ही इतनी खराब हो चुकी थी कि किसी को भी उसे पर दया आ जाए। वही कुछ देर बाद डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर के सामने विक्रम बैठा हुआ था और पीछे दया खड़ा था। वही डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़ रही थी, जो इमली की आई हुई थी। उन रिपोर्ट को पढ़कर डॉक्टर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, जो कहा था वो सच निकला, इन्हें ड्रग्स दिए गए हैं। वो भी एक नहीं दो, एक उम्र बढ़ाने के और दूसरे डिजायर को कंट्रोल से बाहर लाने के, उम्र बनाने के ड्रग्स इन्हें करीब 5 दिन तक दिए गए हैं और ड्रग्स इन्हें शायद कर दिया गया। वो भी इसका हाई डोसा रहा है। उनके ब्लड में पूरी तरह से वो ड्रग्स मिलने की वजह से इनकी मेंटली पावर पूरी तरह से इस बैलेंस हो चुकी थी और टॉर्चर की वजह से उनकी बॉडी वीक होने लगी है। और जो कल इंटीमेशन आपने किया था, उससे भी इस पर बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है ये करीब 10 दिन तक बेड से नहीं उठा सकती और जितना हो सके उतना ज़्यादा इनका मन हमें चेंज करना होगा, जिसके बाद उनके दिमाग में जो भी चल रहा है
वह जा सकता है, पर उनकी मेंटली पावर इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है और एक गहरा सदमा लग चुका है जिसके 90% चांसेस। कहते कहते वह डॉक्टर शांत हो जाते हैं और वही विक्रम अपनी ठंडी आवाज में, मैं शांत बैठने को नहीं कहा है, तुम्हें डॉक्टर जल्दी से बताओ कौन से चांसेस है। मेमोरी लॉस, अगर किसी इंसान को टॉर्चर किया गया हो, ड्रग्स दिया गया हो, वो भी कम उम्र में, तो कभी कभी इनका डिसएडवांटेज हो जाता है और इसकी वजह से वह सारे ड्रग्स उनके मन पर इफेक्ट करते हैं और उनकी उम्र करीब 15 साल होगी और ड्रग्स के हाई डोज कुछ कह नहीं सकते, जितना हो सके उतना ज़्यादा इनका कंफर्टेबल और प्यार देने की कोशिश कीजिए जिससे ये सब कुछ भूल जाए। कहते कहते डॉक्टर शांत हो जाती है। वही उसकी इतनी सारी बातों को सुनकर पीछे खड़ा दया के चेहरे पर पसीना आने लगता है। उसे माम की हालत के बारे में सुनकर तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था जो इमली के साथ हुआ है। और अब तो उसे डर भी लग रहा क्योंकि विक्रम इमली के साथ है और विक्रम को सब कुछ पता चल चुका है। माम सिचुएशन के बारे में विक्रम किसी भी हाल में जिसने भी यह माम के साथ किया है उन्हें सुकून वाली मौत तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। वो कल रात इतना तो समझ चुका था कि इमली ही उसकी फ्यूचर मैडम होने वाली है और अब फ्यूचर मैडम के साथ इतना सब कुछ हुआ है तो सोचते सोचते उसकी रूह तक कांप उठ जाती है, ये सोचने भर से कि विक्रम उन लोगों के साथ क्या करेगा। देखने वाली बात तो अलग है। वही विक्रम अपने शांत चेहरे के साथ ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं थे, पर उसकी आंखें बहुत अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हूँ। वो अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से जाने वाला था कि तभी डॉक्टर विक्रम की तरफ देखकर, कुछ भी करिए पर जिन्होंने भी यह किया है उसे छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। कहते कहते डॉक्टर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वही विक्रम डॉक्टर की इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो बस एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है और वही डॉक्टर उसे जाते हुए देख रही थी। विक्रम जब आता है तो इमली को वैसे ही बेड बैठे हुए देखा है, जिसे देखकर विक्रम अपने कोट को निकालकर अपने शॉर्ट के बटन को दो खोलकर नॉर्मली ही उसकी तरह बढ़ते हुए, क्या हुआ सूजे, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? विक्रम की आवाज़ सुनकर इमली जो नस के साथ बात कर रही थी वो विक्रम की तरफ देखने लगती है। वो पहले तो विक्रम से डरती है, पर विक्रम की वह स्माइल और उसकी आंखों में जो एक अलग ही एहसास को देखकर इमली बस उसे देख रही थी। तो विक्रम इमली के बेड पर बैठकर उसके एक हाथ को पकड़कर बड़े प्यार से, क्या हुआ है? मैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? इमली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम कौन है। इसकी वजह से वो अपनी नीली में आकर बड़ी बड़ी करके, आप कौन हो? विक्रम अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, पर तुम हो जो मुझे मिल ही नहीं रही थी। इमली अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके अपने होठों का पाउच बनाकर, क्या मैं और आपकी बीवी, हम दोनों शादी कब करने वाले हैं? और मैं तो भी बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, और वैसे भी आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे शादी भी नहीं करूँगी। आप कहाँ पर थे? आपको पता है उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया? और आप बुरे वाले हस्बैंड हो जाओ, मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी है। कहते हुए इमली मुंह बनाने लगती है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर विक्रम बड़ी मासूम भरी आवाज में, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं आया नहीं हूँ ना, पर डोंट वरी शुगर, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तुम्हें भरोसा तो है ना मुझ पर? ये सुनकर इमली अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देखकर, भरोसा वो क्या होता है? इमली की मासूमियत को देखकर विक्रम के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाते हैं। उसकी आंखों में देखकर, ये बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता चलेगा। अब ये बताओ कि तुम खाओगी क्या? आप, मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं है। इमली सुनकर अपना सर हिलाते हुए, क्या भूख तो मुझे बहुत लगी है, पता है मैं 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। उन लोगों ने मुझे इंजेक्शन दिए थे, कितने ज़्यादा दी, बड़े बड़े थे, और कितने ज़्यादा मेरी कमर दुख रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और दुख भी रहा है। क्या आप मेरे दर्द को कम कर देंगे?
कहते कहते वो उसे बड़ी मासूमियत से देखने लगते हैं। वही विक्रम उसकी ऐसी बातों को सुनकर अपने ही हाथ को पीछे करके उनकी मुठिया बना लेता है। वो अपने चेहरे पर तो मुस्कुराहट था और उसकी आंखें बहुत अलग तरह से चमक रही थी। तभी विक्रम की आंखें खुल जाती हैं, जिससे वह यादों से बाहर आ जाता है और अपने कंधे पर हाथ देता है, तो इमली का हाथ उसके कंधे पर था और वह उसे ही अपनी नीली आंखें छोटी छोटी करके देख रही थी। इमली विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर अपने आंखें छोटे छोटे करके मुंह बनाते हुए, आप गए कहाँ पर थे और मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे कुछ क्यों नहीं याद है? मैं तो आपके गले लगी हुई थी ना, फिर ये सब कैसे हुआ? कहते कहते वो उसके सामने खड़ी हो जाते हैं, तो विक्रम उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठे हुए, शुगर तुम्हें सच में नहीं पता, तुमने मुझे विला के अंदर खींच के लाया, फिर वॉशरूम में ले गई और हम दोनों, तुमने मेरा शर्ट भी तो पहना है। शुगर तुम नॉटी होती जा रही हूँ आजकल। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर इमली को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो हैरान इसे उसे देखकर, क्या मैं और आपके यहाँ पर लाऊंगी और वॉशरूम में मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है जो मैं आपको यहाँ पर लाऊंगी? अब सच सच बताओ कि आपने क्या किया है। मुझे इतना जरूर पता है कि मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप ही नहीं कुछ किया होगा? ये सुनकर विक्रम बड़ी मासूम भरी आवाज में, सच में तो मेरा शर्ट तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा है? अगर मैंने कुछ किया होता तो अब तक तुम्हारे होंठ सूजे क्यों नहीं हैं? देखो मेरे बाल कितने भीगे हुए हैं। अब बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें खुद नहीं याद होता है कि तुम क्या करती हूँ? मुझे तो लगता है ना, जो मेरी कपबोर्ड के साथ छेड़खानी की है वह। इसके आगे विक्रम कुछ का पता उससे पहले ही इमली उसके होठों पर अपने यहाँ हाथ रखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, मैं और आपकी कपबोर्ड के साथ में इतनी भी पागल नहीं हूँ, और मुझे इतना याद है कि आपने मुझे पीछे से बाहों में भर दिया था, फिर मैं अपनी आंखें बंद कर दी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। विक्रम बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, पर शुगर सच में मैंने कुछ नहीं किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो यहाँ के सारे सर्वेंट से पूछ लो, वो भी तुम्हें बता देंगे कि कैसे तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर गई। मुझे तो लगा था आज मेरी इज्जत। कहते हुए वो अपने सीने पर हाथ रखकर पड़ी थी उदासी भरी आवाज में, वो तो लूट चुके हैं और तुमने तो उसका कुछ रखा भी नहीं है। आजकल तो ऐसा लग रहा है मुझे मेरी इज्जत के लिए अपनी बॉडीगार्ड्स रखने पड़ेंगे, नहीं तो मेरी शुगर का क्या पता क्या होता है, वह तो अलग अलग मूड में ही रहती हैं। कहते वक्त विक्रम इतना उदास हो रहा था कि जैसे इमली ने सच में उसकी इज्जत लूट ली हो, और वही इमली उसके ऐसे चेहरे और ऐसे नाटक को देखकर अपने सर पर हाथ रखकर, सच में तुमसे ज्यादा नौटंकी मैं किसी की भी नहीं देखी होगी, तुम्हें तो ऑस्कर मिलकर ही रहेगा। अगर तुम एक्टिंग में जाओगे तो अब मुझे छोड़ो, मुझे भूख लगी है, वैसे भी पता नहीं क्या हुआ है और मुझे कुछ याद भी नहीं है। हाँ, याद भी कैसे रहेगा, गलती तुम्हारी है तो भूल भी तुम ही जाओगी ना। अगर ये सब मैंने किया होता ना तो पक्का मुझ पर तुम बहुत ज्यादा भटकती। कहते कहते वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, तो वही उसकी बात सुनकर इमली मासूमियत भरी आवाज में, सच में मैंने ये सब मैंने किया है? विक्रम इमली के चेहरे को देखा है। उसे समझने में देर नहीं थी कि इमली उसकी बातों में आ चुकी है, तो वह भी अपना सर हिला देता है। तो इमली बड़ी मासूमियत से, क्या मैंने और कुछ किया आपके साथ? पर मेरे नाखूनों के निशान क्यों नहीं दिख रहे मुझे, और ना ही मेरे होंठ भी सूज हैं, तो मैं क्या किया? ये सुनकर विक्रम इमली के होठों पर अपने अंगूठे को रखकर उसके कान में कुछ कहता है, जिससे इमली का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो जल्दी से विक्रम के अंगूठे को अपने होठों से हटाकर अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। उसका चेहरा इस समय पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो चुका था, और वही विक्रम उसके ऐसे चेहरे को देखकर बिना देर किए अपने हाथ को उसके शर्ट के अंदर डाल देता है, जिससे इमली और भी ज्यादा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। तो विक्रम उसके होठों पर से हाथों को हटा देता है, जिसे इमली को कुछ भी समझ नहीं आता, पर विक्रम जैसे इमली के हाथ को उसके पेट से लगा लेता है, तो इमली बस उसको देख रही थी।
उसका एक हाथ विक्रम के कंधे पर था और वह उसे खुद से दूर कर रही थी। तभी विक्रम बिना देर किए उसके शर्ट में से हाथ को हटाकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसके बालों को पकड़कर अपने चेहरे के बेहद नजदीक करके बिना देखे उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिससे इमली बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। विक्रम के ऐसे करने से इमली पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वो बस अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। तो विक्रम बिना देखे उसे सोफे पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और वैसे ही उसके होठों को सक के साथ लिक करना शुरू कर देता है। बीच बीच में वो बाइट भी कर रहा था, जिससे इमली अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं। वही विक्रम इमली के दोनों हाथ जो पकड़े हुए थे वो अब उसके सर के ऊपर कर देता है और दूसरा हाथ उसके शर्ट के अंदर डाल देता है। इसमें कुछ भी नहीं पहना हुआ था, वो बस शर्ट में थी। वही विक्रम उसके सीने को अपने हाथों से सहला रहा था और साथ ही साथ उसके होठों को भी सक कर रहा था। इस बार उसे इमली के मुंह के अंदर अपनी टंग को डालने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इमली ने खुद ही अपना मुंह खोल दिया था, जिससे विक्रम उसके पूरे मुंह को लिक और उसकी टंग को सक भी करने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद विक्रम उसके होठों को छोड़ देता है, क्योंकि उसे सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी वो वैसे ही उसके गर्दन में अपने चेहरे को डाल देता है, जिससे इमली के हाथ अब पूरी तरह से विक्रम ने खोल दिए थे। तो इमली इतने दोनों हाथ उसके बालों पर ले जाती हैं और उसके बालों पर अपने हाथों को डालकर उनसे खेलने लगते हैं। वो अपनी उंगलियों में उसके बालों को कस के पकड़ लेती हैं, जिससे विक्रम इमली के गर्दन को लिक और बाइट करने लगता है, जिससे इमली बार बार अपनी आवाज रोकने की कोशिश कर देती है। वो अपने होठों को दांतों तले दबाती है, जिससे उसकी आवाज बाहर न आ जाए, पर फिर भी वो इस कोशिश में नाकामयाब रहती है, क्योंकि विक्रम जानबूझकर उसकी गर्दन पर टिकल कर रहा था, जिससे इमली ना चाहते हुए भी अपनी आवाज से बाहर निकालने पड़ती है। उसकी आवाज जैसे उसके कंट्रोल में ही नहीं रहती और वही विक्रम अपने दोनों हाथ इमली के शर्ट के अंदर डाल देता है और उसकी पीठ से लेकर उसके सीने तक सहलाने लगता है। इस बीच इमली के शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खुल चुके थे, जिससे उसका सीन विक्रम के सामने था। विक्रम सिर्फ ललचाई हुई आंखों से इमली को देख रहा था, जिसे इमली की सांस से भारी हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर लाल हो रहा था, जिससे साफ मतलब था कि वो पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। वो विक्रम को बड़ी मासूमियत से देखती है। उसकी आंखों में एक शर्मा साफ साफ विक्रम को देख रही थी। वही विक्रम उसके चेहरे को देखा है, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था, और इमली उसे कैसे देखने से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रही थी, क्योंकि उसके पूरे गाल शर्म की वजह से जल रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी बॉडी ही जल रही है। शर्म ने उसे इतना ज्यादा घेर रखा था कि उसकी पूरी बॉडी में उसे पसीना ही पसीना लग रहा था। बाहर ठंड का मौसम था, पर ये दोनों पूरी तरह से पसीने में लटपट हो चुके थे। विक्रम ने सिर्फ इमली को देखा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वही इमली बस उसे देख रही थी। पता नहीं क्यों विक्रम कैसे देखने को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि विक्रम बेहद इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। यहाँ तक कि उसने अब तक अपने हाथों को भी उंगली से दूर किया हुआ था। वो अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखे हुए थे। वो कुछ सोचकर उसके सीने पर अपना सर रख देता है, जिससे उनकी एक पल के लिए तो हैरान हो जाती हैं। फिर दूसरे ही पल को सोचकर उसके बालों पर अपने हाथों को ले जाती हैं और अपने हाथों से उसके बालों को सहलाती है, जिससे विक्रम अपनी आंखें बंद कर लेता है और इमली उसके बालों को सहलने लगती है। उन दोनों में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तभी उन्हें दरवाजे पर कोई आने की दस्तक हो जाती है। कोई दरवाजे को नॉक कर देता है, जिसे इमली विक्रम को देखते हैं तो विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वही विक्रम को ऐसे जाते हुए देखकर इमली भी अपना सर हिला देती हैं। वह भी अपनी शर्ट के बटन लगाने लगते हैं। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वह गहरी सांस लेकर बिना ये देख कि दरवाजे पर कौन है, वो सीधा वॉशरूम में चली जाती हैं।
वही वो जो फीमेल सर्वेंट वहां पर मौजूद थी, वो इमली को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं इमली को ऐसे जाते हुए देखकर, फिर भी विक्रम के सामने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में लाए ट्रे को कॉफी टेबल पर रख देती हैं। वो फीमेल सर्वेंट अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपना सर झुकाते हुए वहां से चले जाते हैं। वह महसूस कर रहे थे कि विक्रम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। उसकी नज़र तो वॉशरूम के दरवाजे की तरफ थी, जिसे देखकर वो फीमेल सर्वेंट के हाथों की मुठियां बन जाती हैं, पर फिर भी वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बढ़कर याद रखे वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा पैलेस में कनक अपने रूम में बैठी हुई थी। इस समय उसके सामने किताबों का ढेर था। तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज आने लगती है, जिससे वो किताबों से अपने दूसरों को हटाकर बालकनी की तरफ देखने लगती हैं। वो बालकनी की तरफ जाती हैं, तब उसकी आंखें हल्की सी छोटी हो जाती हैं क्योंकि वो किसी को बालकन में से आते हुए देख रही थी। वो कुछ सोचकर अपने हाथों में डंडा लिए बालकनी की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी वो जानी पहचानी फ्रेग्रेंस को महसूस करती हैं, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वही बालकनी में से आ जाता है। अग्नि वो रेलिंग पर बैठकर गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए, सच में यहाँ से आना कितना मुश्किल है। एक काम करता हूँ, घर वालों से कहकर हमारी शादी ही करवा देता हूँ। इसके साथ यह बालकनी में से आने का लफड़ा तो नहीं होगा। कहते हुए वो एक गहरी गहरी सांस लेने लगता है, जैसे वो बहुत ज्यादा थक चुका है। और वही सामने खड़ी कनक उसकी बातें सुन रही थी। वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तुम इतनी रात को यहाँ पर लगता है घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है जो यहाँ पर आए हो? कनक की आवाज सुनकर अग्नि, जो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ले रहा था, वो जैसे ही कनक की आवाज सुनता है तो अपना सर ऊपर करके कनक को देखा है। इस समय कनक ने हॉट शॉट पहनी हुई थी और क्रॉप शर्ट। उसे देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, यू नो व्हाट बेबी, यू आर डैम हॉट एंड सेक्सी, कहते कहते वह उसे देख रहा था। वही उसकी ऐसी बात को सुनकर करना जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ते हुए, बेशर्म इंसान, यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आती एक कुंवारी लड़की के कमरे में ऐसे आने की, वह भी बिना किसी परमिशन के? अगर इस जगह में टॉवल में होती तो या कुछ और करती तो? इसका जवाब अपनी बड़ी ही बेशर्मी के साथ देता है। तो और भी मजा आ जाता, बहुत कुछ देखने को मिल जाता, पर हमारे नसीब कहाँ इतना अच्छा है जो इतना सब कुछ देखने को मिलेगा। कहते कहते वो उसकी तरह बढ़ने लगता है तो कनक, जिसने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाला हुआ था, वो अपनी आंखें छोटे छोटे करके, बेशर्म इंसान, कुछ तो शर्म करो, अब यहाँ से निकालो, पहले ही बहुत बड़े प्रॉब्लम होते जा रहे घर पर और तुम ऐसे आ रहे हो। तुम्हारे घर पर कोई तुम्हें चलना नहीं है क्या? इतनी रात को बाहर निकलते हैं, चिल्लाते भी कैसे होगा? तुम हो बेशर्म, कहाँ किसी के सुनने वाले हो? कहते कहते वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देख रही थी तो अग्नि उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कनक ब्लैंकेट को अपने मुंह तक रख देती हैं। उसकी बस आंखें ही दिख रही थी। वही अग्नि उसकी आंखों को देखकर बड़ी प्यारी बड़ी मुस्कुराहट लिए, तुम्हारे लिए तुम्हें कहीं पर भी आ सकता हूँ बच्चे, और वैसे भी आज पूरा मूड खराब हो गया था मेरा, तो सोचा तुमसे मिलने आ जाओ। उसी दिन तो तुमने मुझ पर हर तरह का गुस्सा निकाल दिया था। ये सुनकर कनक अपनी आंखें छोटे छोटे करके, पर तुमने किया भी तो वही था ना? सभी लोगों को तुमने क्या बताया है क्या पता? हर कोई सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारे बारे में ही बात करता है। मैं तो पक चुकी हूँ और तुम ये भी जानते हो कि घर में कितने सारे प्रॉब्लम शुरू हैं, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। एक अच्छी लड़की के साथ रिलेशन में क्यों नहीं आते हो? इससे सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और मेरे घर वाले भी शांत हो जाएंगे। अगर किसी को गलती से भी यह पता चला कि इमली के बाद में मेरा नंबर लग रही हूँ, तो पक्का मुझे घर से क्या यहाँ से कहीं और भेज देंगे। अग्नि अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखकर अपने चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन लाकर, तो अच्छा ही है ना, हम वहां जाकर हमारा घर बसा लेंगे। और एक बात अच्छे से याद रखना बेबी, सब कुछ सह सकता हूँ पर तुम्हें खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
रही बात मेरे ससुर की तो मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तुम बस ये सोचो कि हमारी शादी की डेट कब निकलने वाली है, क्योंकि भाई की शादी होने के बाद मैं सोच रहा हूँ हम दोनों ही शादी जल्दी से कर लेंगे। कहते कहते बड़ी मासूमियत से उसे देखकर बड़ी उदास भरी आवाज में, वैसे भी यह आना कितना डेंजरस होता है, पता है तुम्हें अगर मेरा हाथ पैर टूट गया तो क्या होगा? कभी सोचा है मेरे जैसे मासूम बच्चों के बारे में? हर वक्त घर अघर, और मैं कौन हूँ? बाहर वाला हूँ, तुम्हारा घर वाला ही होने वाला हूँ। थोड़े दिनों के बाद थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो मेरी। कहते हुए वो अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वही उसे की ऐसे बातों को सुनकर कनक अपना मुंह बनाते हुए, मैंने तो कहा नहीं था कि तुम ऐसे हो, तुम खुद यहाँ पर आ रहे हो। अच्छा होगा घर पर रहो, आराम करो, वही तुम्हारे लिए काफी है। अब जाओ जल्दी से, मुझे नींद बहुत आ रही है। कहते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर कुछ अलग करने लग जाते हैं। वही अग्नि उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे उसके सारे के ऊपर करके उसके बालों को उसके कान के पीछे करके अपना सरना में हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर आया हूँ और बिना कुछ लिए हमें कैसे जा सकता हूँ अब तो। कहते हुए वो एक ही झटके में वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता हूँ और अपने हाथ को उसके शर्ट के अंदर डालकर, इतनी ज्यादा सेक्सी हो और तुम्हारा ये सेक्सी लुक देखकर मैं पागल हो चुका हूँ। अगर घर भी गया ना तो रात भर से नहीं पाऊंगा और सुबह पूरा पसीने में भीग कर उठ जाऊंगा। कहते कहते कनक शर्मा जाते हैं, पर उसकी भीगने की बात सुनकर उसे समझ नहीं आता है। वो ना समझे मैं उसे देखकर, मतलब भीग जाओगे? ऐसा क्या करने वाले हो जो रात भर तुम्हें पसीना आ जाएगा? ये सुनते ही अग्नि अपने चेहरे पर शराफती मुस्कुराहट लिए, मुझे पसीना क्यों आएगा? क्योंकि कहते हुए उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपने सिलेक्टिंग आवाज में, रात भर हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोच सोच कर और दोनों के बीच जो होगा उसे सोच का तो सोचो मेरा क्या हाल होगा बेबी। कहते हुए उसे देख रहा था। वही उसकी बातों का मतलब समझकर कनक अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती हैं। वो बस उसे देख रही थी जो बेशर्मी के साथ उसे देख रहा था, जिसे देखकर कनक पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वही अग्नि तो अपने चेहरे पर एक बेशर्मी वाली मुस्कुराहट लिए कनक को देख रहा था, जिसे देखकर कनक अपनी आंखें छोटी छोटी करके, बेशर्म इंसान थोड़ी तो शर्म करो, अपने बेशर्म बातें अपने तक रखो। मुझे डर लगने लगा है, तुम्हारे साथ रहने में पता नहीं क्या करोगे। एक तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से डर्टी बन चुका है बेबी, यह बहुत गलत बात है। ये दिमाग में वाली भी तुम ही हो ना। मेरा तो दिमाग बहुत ज्यादा साफ सुथरा था, पर तुमने ऐसे कपड़े पहनकर उसे डर्टी बना दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी तुम इतनी सेक्सी और हॉट की क्या कहूँ। अब तुम ही बताओ, मैं एक इंसान हूँ, अगर ये देखकर नहीं फीस लूंगा तो क्या देखकर फीस लूं? कहते कहते वह बड़ी ही मासूमियत ली है। उसे देखा है जैसे उस जैसा मासूम इस दुनिया में कोई नहीं हो, और वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर कनक उसे आंखें दिखाते हुए, फक ऑफ, निकलो यहाँ से। पहले तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, पता नहीं इतना कचरा कहाँ से लाते हो। आज पता चला कि तुम्हारा दिमाग में ये भी चलता है। सच में रात भर तुम क्या सोचते होगी मेरे बारे में? मुझे तो सोचकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कहते कहते उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने से दूर करने लगते हैं। वही अग्नि उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है, जिससे छोटी छोटी करके उसे देख रही थी। तो अब नहीं, बिना देर किए उसके चिन को पकड़कर उसे बेहद पैशनेट के साथ किस करने लगता है, जिससे कनक पूरी तरह से शोक के कारण फ्रिज हो जाते हैं। वही अग्नि उसके होठों को बाइट कर देता है, जिससे वो अपने शौक से बाहर आ जाते हैं और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। वही अग्नि उसके होठों को एक लॉलीपॉप की तरह सक कर रहा था, जिसे महसूस करके कनक का पूरा चेहरा लाल लाल होता जा रहा था। वो अग्नि को तो कुछ अलग करना चाहती थी, पर अग्नि था इतना ताकतवर तो कहाँ वो उसके सामने टिक पाती। वो उसके दोनों हाथों को कस के पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है, जिससे कनक कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बस उसे जैसे चाहे वैसे उसे करने दे रही थी।
वही अग्नि जब यह महसूस करता है कि गलत अपना मुंह नहीं खोल रही है, तो बिना देर किया वह उसके होठों को चबाने लगता है, जिससे दर्द के मारे कनक अपने होठों को खोल देती है और इसी का फायदा उठाकर अग्नि उसके मुंह के अंदर अपनी टंग को डाल देता है, जिसे कनक अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। करीब 20 मिनट के बाद अग्नि कनक को छोड़ देता है और वही उसके सीने पर अपने सर को रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वही कनक का भी हाल यही हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांस ले रही थी क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। करीब 15 मिनट के बाद अभी कनक के शर्ट को ऊपर की ओर करके उसके पेट को किस करने लगता है, जिससे कनक अपने दोनों हाथ वैसे ही आपस में जोड़ लेती है, क्योंकि अग्नि जानबूझकर उसके वीक पॉइंट पर लिक कर रहा था, जिससे कनक के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं। वो अपनी पूरी बॉडी को नम होते हुए महसूस कर रही थी, जिससे वह अपना सर ऊपर की ओर कर लेती हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक कर लेता है, जिससे आवाज़ सुनकर कनक की हालात पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। उसके चेहरे पर मानो पूरी तरह से 12 बजे बज चुके थे, चेहरे का रंग उड़ चुका था और वही अग्नि रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे कनक अपने पैरों को ऊपर नीचे करने लगते हैं, तो अग्नि उससे अलग होकर एक गहरी सांस लेकर, पता नहीं कौन मेने रोमांस के बीच आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे घर वालों को कुछ काम धंधा है नहीं, जो हमारे रोमांस में आ रहे हैं। ठरकी इंसान यहाँ पर मेरे घर वाले बाहर दरवाजे के हो और तुम्हें यहाँ पर रोमांस की पड़ी है, निकलो यहाँ से इससे पहले कि कोई देख ले। कहते कहते वो परेशान होने लगती हैं। वो जल्दी से खुद को देखती हैं, खुद की शर्ट को सही करने लगती हैं, तो अग्नि बेफिक्रे के साथ जमाए लेते हुए, अच्छा है ना, इसे हम दोनों की शादी भी जल्दी हो जाएगी और फिर तुम मेरे घर भी आ जाओगे, फिर तो क्या हम दोनों को किसी का डर भी नहीं होगा, मैं जब चाहूँ तब तुम्हें रोमांस पर रोमांस कर सकता हूँ। अग्नि की ऐसी बात सुनकर कनक अब लगभग बेहोशी होने वाली थी। वो उसे आंखें दिखाते हुए, अगर तुम यहाँ से चल नहीं गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अग्नि कनक के ऐसे गुस्से भरे चेहरे को देखता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो उसके गालों को खींचते हुए, अच्छा मैं जाऊं उससे पहले तुम्हें यहाँ पर किस करनी होगी, मैं चला जाऊंगा नहीं तो आने दो, कहते हुए वो उसे आंख मार देता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर सोना कपड़े सर पर हाथ रखती हैं। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, जिसकी वजह से वह अपना सर हिलाकर बिना देर किए उसके होठों पर अपने होठों पर हल्के से किस करके वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती हैं और पीछे देखते हैं तो अग्नि वहां पर बैठा हुआ था। वो उसे जाने का इशारा कर देते हैं तो अग्नि अपना सर हिला देता है, जिसे देखकर कनक कुछ नहीं रहती। वही दरवाजे की आवाज़ अब बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से कनक दरवाज़ा खोल देती हैं और पीछे देखते हैं तो अग्नि वहां पर नहीं था, जिससे वह गहरी सांस लेती हैं। दरवाज़ा जैसे ही खुल जाता है, आयुष वैसे ही कमरे के अंदर आ जाता है। आयुष कमरे में आकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, मोटी तू इतनी देर से दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी, कितनी देर हो गई, क्या कर रही थी अंदर को कमरे में। ये सुनकर कनक अपने चेहरे पर जैसे तैसे जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर, कुछ नहीं भाई, वॉशरूम गई थी, आवाज नहीं आ रहा था, जब बाहर आए तब आप जोर जोर से दरवाजा नॉक कर रहे थे, वैसे बताओ आप यहाँ इतनी रात को। आयुष बेड पर बैठ जाता है, वो कुछ स्मेल करते हुए, यह मुझे अजीब परफ्यूम क्यों आ रही है, तू तो ये परफ्यूम यूज नहीं लगती, फिर यह परफ्यूम। कनक आयुष के इस सवाल को सुनकर पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी, फिर भी अपने चेहरे पर जैसे तैसे मुस्कुराहट लाकर अपनी उंगलियों को आपस में मिल जाए स्मेल करते हुए, मुझे तो नहीं आ रही है भाई, आपको कहाँ से आ रही है, शायद आप में ऐसे ही आ रही होगी। अब कैप ये सब छोड़ो और यह बताओ कि क्या काम है, क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी है, देखो मेरी किताबें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, जल्दी से मुझे बताओ। कहते हुए वो एक एक करके अपनी किताबों को जमा करने लगते हैं तो आयुष बेफिक्रे के साथ, कुछ नहीं, कल इमली का बर्थडे है और सारी तैयारी मुझ पर और तुझ पर है, वही डिस्कस करने आया था कि कल क्या करें, क्योंकि मैंने सारे गेस्ट को कल बुलाया है,
बाकी डेकोरेशन का तुम्हें और मुझे करना है। पापा तो पहले भी गुस्से में हैं और माँ तो पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं और दादी चाहती है कि इस बार बर्थडे बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से करना है, क्योंकि वर्धा और मल्होत्रा फैमिली के दुश्मनी खत्म होने की जश्न है। कल तो बोलो क्या क्या करना है। ये सुल्तान का नाम है हिलाते हुए, ये तो हमें गूगल से ही चेक करना होगा, तब जाकर कहीं हम इस बारे में जान पाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ आइडिया है नहीं। आयुष अपना सर हिलाते हुए, वैसे कल मैं वर्धा पैलेस में जाने वाला हूँ, क्योंकि इमली को वहाँ से मल्होत्रा फैमिली में लाना है। तो आएगी ना मेरे साथ कल? वैसे भी चल, तू कॉलेज जाने नहीं वाली है, मेरी मदद ही करने वाली है। ये सुनकर कनक हैरान हो जाती हैं पर कुछ कहती नहीं। दोनों ही भाई इमली के बर्थडे की तैयारी करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के प्राइवेट विला के अंदर इमली को पूरी तरह से वीकनेस फील हो रहा है, तो इसी वजह से वह खाना खा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में कुछ तो है जो उसे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, और ऊपर से वह अपने हाथों को भी देख रही थी जहां पर निशानी थे, जिन्हें देखकर उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या है। उसे क्यों पिछले 4 घंटे का याद नहीं है, पर फिर भी वो विक्रम से बिना सवाल किए खाना लगाती है। वही विक्रम इमली के बालों को सहला रहा था, जिसे इमली उसकी तरफ देख रही थी। विक्रम अपने हाथों से ही इमली को खाना खिला रहा था। ये देखकर भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो मुझे हाथों से खाना खिला रहे हो? जरा बताओ क्या काम है क्या नहीं, क्योंकि बिना काम के तुम ऐसे ही बिल्कुल नहीं खिलाओगे, एक नंबर का मतलब भी जो हो। कहते कहते वो अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेते हैं। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर विक्रम उसके मुंह के अंदर खाना डालते हुए, सही कहा, मैं बहुत मतलबी हूँ, और इतना मतलबी हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। शुगर, रही बात तुम्हें खाना खिलाने की तो मन कर रहा है, तुम्हें जहर भी खिला दो, पर क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें जहर खिला दिया तो मेरा क्या होगा? पूरी जिंदगी तो मुझे ही अकेली रहने पड़ेगी। जो मजा आता है ना, वो एक सुकून है, तुम्हें परेशान करने में वो कैसे करवा सकता है यह विक्रम वर्धा? कहते हुए वो उसके बालों को सहलाने लगता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर मुझे अपनी आंखें छोटे छोटे करके, सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बुरे हो, मुझे जहर खिलाने वाले था और अपनी ही मतलब के लिए मुझे जिंदा रख रहे हो। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैं तो अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ तो आप बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। भरोसा क्या है, एक तो मेरे बच्चे के ऊपर बिना वजह कुछ भी नाम डाल देते हैं और दूसरा मुझे जहर देने की बात करते हो। कहते कहते वो जंगली बिल्ली की तरह उसे देखने लगती है, तो विक्रम उसे वैसे ही अपने गोद में बैठा देता है और बड़ी अजीब तरह से अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, बात तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तुमसे, पर तुम हो जो सुनते नहीं चाहती हूँ। कहते रहते उसका हाथ उसके शर्ट के अंदर चला जाता है। उसका ऐसे करने से इमली उसके हाथ को पकड़कर, ये तुम्हारा हाथ कहाँ पर जा रहा है? और मुझे तुमसे तो कोई बात भी नहीं करनी है, बस हो गई, अब तो मुझे घर जाना है, वैसे भी मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। कहते रहते हो उसका हाथ पकड़ लेती है, तो विक्रम बड़ी नहीं है, अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे पूरा खाना खिलाने लगता है। वो कुछ भी नहीं कहता, जिससे इमली बस उसे देख रही थी। इमली जो पूरा खाना कंप्लीट होने के बाद उसकी तरफ मुड़ती है, तो विक्रम बिना देर किए उसके बालों को पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे इमली स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। इमली बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, फिर भी सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और विक्रम के कंधे को पकाने लगती है। विक्रम जैसे कि पैशनेटली किस करने लगता है, वैसे ही उंगली उसके कंधे पर अपने नाखूनों से खरोंचने लगती हैं। वो अपनी उंगलियां उसके बालों में ले जाती हैं और उसके बालों को सहलाने लगते हैं। वही विक्रम इमली के होठों को छोड़ देता है जब वो ये महसूस करता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो बिना देर किए बेड पर बैठ जाता है और खुद इमली को अपनी गोद में बैठा लेता है। इमली भी अपने दोनों पर उसके दोनों तरफ रखकर उसके बालों को कस के पकड़ लेती हो रही विक्रम उससे दूर हो जाता है, तो इमली पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी।
वो उसकी गर्दन पर खुद से कैसे करने लगती हैं। धीरे धीरे करके वो उसके सीने पर किस करने लगती हैं। इस समय विक्रम ने पूरी तरह से अपनी शर्ट को निकाल दिया था और वही उसके सीने को अपने दोनों हाथों से सहला रही थी। उसके हाथ कभी उसके बालों पर जाते हैं तो कभी उसके सीने को सहलाते। वही विक्रम बस अपनी आंखें छोटा करके इमली को देखा है, जो उसे ही बाइट कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वह जल्द से छुपा लेता है। वही इमली सब कुछ भूलकर विक्रम में खोने लगती है। उसके अंदर एक नशा छाछ होता था, जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वो क्या कर रही थी कैसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई नशा हावी हो चुका है। वहीं इमली विक्रम को बेड पर लेट देता हूँ और खुद उसके ऊपर आ जाते हैं। वो पहले तो विक्रम के होठों को चबाने लगती है क्योंकि उसे किस तो आता नहीं, जिससे विक्रम बिना अच्छी है उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे मुझे अपनी आंखें छोटे छोटे करके उन्हें एक अलग ही नशा लिए उसे देखने लगती हैं। तो विक्रम उसके नोज को पिंच करते हुए, नॉटी शुगर, शुरुआत तुमने ही की है, अब पछतावा बिल्कुल भी मत करना, कहते हुए वो बिना देर किए उसके शर्ट को फाड़ देता है और वैसे ही उसके सीने को अपने हाथों से सहलाने लगता है। उसकी गर्दन पर वो लिक और सक करना शुरू कर देता है, जिससे इमली गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। उसके हाथ उसके बालों पर थे और पर उसकी कमर पर। वही विक्रम धीरे धीरे करके इमली के सीने से लेकर उसके पेट तक आ जाता है। वो जानबूझकर उसके सेंसिटिव पॉइंट्स पर लिक और सक करने लगता है, जैसे इमली के मुंह से आवाज बाहर आ जाते हैं। उसकी आवाज को सुनकर विक्रम के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बिना देर हुए उसे वैसे ही बैठ कर लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उन दोनों के बचे हुए कपड़े भी अब जमीन पर थे और दोनों के ऊपर वाइट कलर की ब्लैंकेट डाली हुई थी। रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो चुका था। इमली की सिसकियां पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। वही विक्रम की सांसों की भी आवाज कुछ कम नहीं सुनाई दे रही थी। करीब 3 घंटे बाद विक्रम इमली से अलग हो जाता है। जैसे ही वो इमली अलग होता है, वैसे ही वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है। इमली भी बहुत ज्यादा सांस ले रहे थे और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पूरा बेड मेसी हो चुका था, यहाँ तक कि दोनों ही पसीने में लटपट हैं। ऐसी चालू होने के बावजूद भी रूम में गर्माहट महसूस हो रही थी। करीब 15 मिनट के बाद इमली विक्रम की तरफ देखती है, जो गहरी गहरी सांस ले रहा था, जिससे मुझे अपनी आंखें छोटी करके, अगर तुम्हारा हो गया हो तो जल्दी से मुझे वॉशरूम लेकर चले जाओ। देखो क्या हालत बना दी है तुमने, पूरा शरीर मेरा गंदा हो चुका है और यह बात सीरियसली। कहते कहते सांस लेकर उसके कंधे पर जैसे तैसे करके अपने हाथों से करने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर विक्रम वैसे ही बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है। उसे ऐसे खड़ा होते हुए देखकर इमली का पूरा चेहरा लाल होने लगता है। वही उसके लाल होते हुए चेहरे को देखकर विक्रम उसके ऊपर जो ब्लैंकेट डाला हुआ था, उसे उसके ऊपर से फेंक देता है, जिससे इमली का पूरा शरीर विक्रम के सामने था और ये देखकर इमली पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने शर्माहट को छुपाते हुए, बेशर्म इंसान ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे ऊपर ब्लैंकेट डालो, मेरी हालत अब ठीक नहीं है कि मैं उठकर ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालूं। विक्रम बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, पर शुगर अगर तुम्हें मुझे वॉशरूम ले जाना है तो बिना ब्लैंकेट के ही ले जाना होगा ना, नहीं तो ब्लैंकेट खराब हो जाएगा। और वैसे भी इतना भी मत शर्माओ, हम दोनों ये कितनी बार कर चुके हैं और तुम्हें इसकी आदत होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जब भी हम दोनों कमरे में हो तो बिना कपड़ों के ही अच्छे लगेंगे क्या। इमली उसकी बात सुनकर पहले तो हैरान हो जाती है, फिर अपनी आंखें छोटी करके, निहती बदतमीज, बददिमाग, जाहिल इंसान, थोड़ी तो शर्म करो, मुझे तो अब तुम्हारे साथ रहने में भी डर लगने लगा है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है, आज तो तुमने लगभग मुझे मार ही डाला था। कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर विक्रम जी के चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता
वह तो बस मुस्कुरा देता है और वैसे ही उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए। वैसे तुम बहुत ज्यादा पतली होती जा रही हो शुगर, अगर ऐसे ही रहोगे तो हमारे दूसरे बच्चे के बारे में सोचो। कहते कहते वो उसे अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है। अब तक इमली ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि विक्रम बार बार उसे परेशान किया जा रहा था, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था। पर वह जानती थी अगर उसने विक्रम के साथ बहस की तो उसका डिसएडवांटेज ही तो उसे मिलेगा, क्योंकि विक्रम हमेशा ही उसे बातों में हराता रहता है। करीब 1 घंटे बाद इमली बाहर आ जाते हैं। अब उसके हालात ऐसी हो चुकी थी जैसे उसके अंदर अब 1% भी ताकत नहीं है, जिसका अंदाजा साफ था कि अंदर कुछ तो हुआ है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर जो लाल निशान थे वो और भी ज्यादा लाल हो चुके थे। और इमली, जिसने अपनी आंखें छोटी छोटी की हुई थी, वो उसे देख रही थी, पर उसके चेहरे पर एक गला साफ साफ देखा जा सकता था। वही विक्रम उसे बैठकर लेटा देता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट को डालकर खुद अपनी लोअर बॉडी पर टॉवल को लपेटे हुए बालकनी में चला जाता है। इस समय उसके एक हाथ में मोबाइल था तो दूसरे हाथ में सिगरेट का बॉक्स और लाइटर। वो जब बालकनी में आता है तो सामने गहरा अंधेरा उससे मिलता है, जिसे देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती हैं। वो सामने देख ही रहा था कि तभी वो कुछ सोचकर किसी को कॉल लगा लेता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो विक्रम अपनी ठंडी आवाज में, कुछ पता चला वो आगे क्या करने वाला है? सामने जो दया था वो निराशा भरी आवाज में, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पर हमारे जितने भी आदमी हैं वो सभी उसके पीछे हैं। विक्रम ये सुनकर कुछ सोचते हुए, पता लगाओ कि आखिर यह रणवीर मल्होत्रा कहाँ कहाँ जाता है, इसके कनेक्शन किसके साथ है, इसके शेयर होल्डर कौन है, इसने किस किस कंपनी में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और किसी इन्वेस्टमेंट से इसे प्रॉफिट मिलता है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सी है और किसके साथ है। कहते कहते वह शांत हो जाता है तो वही उसकी बात सुनकर दया कुछ सोचते हुए, उसका एक आर्ट एग्जीबिशन है जहां से वो करोड़ों रुपया कमाता है, क्योंकि वहां पर जो पेंटिंग रखी जाती हैं वो डुप्लीकेट हैं। ये कुछ सोर्सेस से पता चला है। जो पेंटर हैं वो सभी इस आर्ट एग्जीबिशन के खिलाफ कंप्लेंट तो कर चुके हैं, पर मल्होत्रा के पॉलिटिक्स में अच्छे कनेक्शन होने की वजह से यह सारी कंप्लेंट सिर्फ एक रद्दियों के भाव में चली गई है। विक्रम ये सुनकर कुछ सोचते हुए, लगा ही था कि रणवीर मल्होत्रा इतना ज्यादा पैसे किस काम रहा है, इस बारे में उसके बेटे को कुछ पता है। इस पर दया अपना सरनामे हिलाते हुए, वो ज्यादातर खुद की कंपनियों को हैंडल करने में लगा हुआ है। मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी तो पता लगा आयुष मल्होत्रा खुद का एक बिजनेस एस्टैब्लिश्ड कर रहा है जो सबसे छुपा कर है। यहाँ तक कि रणवीर मल्होत्रा को भी पता नहीं है। उसकी एक एंटरटेनमेंट है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज काम करते हैं, और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि एंटरटेनमेंट का सीईओ आयुष मल्होत्रा होने के बावजूद भी वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आया है। विक्रम ये सुनते ही मुस्कुरा कर, मुझे लगा ही था कि वो ये सब नहीं कर पाएगा, अब बहुत जल्द सब कुछ बर्बाद होने वाला है। मल्होत्रा, सुगंधा मल्होत्रा सुना किसी अस्पताल में जाती हैं तो जिस हॉस्पिटल में जाती हैं उसे हॉस्पिटल की डिटेल निकाले और उसे हॉस्पिटल में वो क्यों जाती हैं ये भी डिटेल निकालो और सारी डिटेल आयुष मल्होत्रा के पास भेजो। अगर सामने वाला का खास प्यादा हमारे साथ जुड़ गया तो और भी मजा आएगा। कहते कहते वो कुछ सोचते होंगे मुस्कुराने लगता है। वही उसकी ऐसी मुस्कुराहट सुनकर दया के एक पल के लिए तो होश उड़ जाते हैं और वो फिर भी अपना सर हिला देता है। विक्रम कुछ सोचते हुए, कल तक ये काम हो जाना चाहिए, और याद रहे कल का दिन सबसे स्पेशल है मेरे लिए, तो इसे और स्पेशल बनाना का काम तुम्हारा है। लोकेशन सेंड कर दूंगा, सुबह ही काम शुरू होना चाहिए। कहते हुए वो कॉल कट करके वही सोफे पर बैठ जाता है, अपने होठों के बीच सिगरेट को रखकर उसके कश लेते हुए। कल आएगा मजा जब सारी दुनिया को पता चलेगा कि मल्होत्रा ने अपनी ही बेटी की शादी अपने दुश्मन के साथ फिक्स करवाती है, वह भी अपनी बहन के। न्यूज़ तो अच्छी छपेगी और उससे और भी ज्यादा फायदा होगा मेरा। बस कुछ वक्त, उसके बाद सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी।
इसके बाद होगा एक हंगामा। कहते कहते वो शांत हो जाता है। तभी सामने से किसी का कॉल आ जाता है। कॉलर आईडी पर अननोन नंबर को देखकर विक्रम को सोचने लगता है। फिर कुछ सोचते हुए वो कॉल अटेंड करता है तो सामने से मासूम और बच्चों वाली आवाज सुनाई देती है, मेरी मामी कब मेरे पास आएगी। विक्रम को समझ जाता है यह और कोई नहीं विश्व था। विश्व की आवाज सुनकर विक्रम बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। अगर मैं कहूँ कि आज रात तुम्हारी प्यारी सी मामा आने नहीं वाली हैं, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, सो गई हैं, तो क्या तुम चाहते हो मैं उन्हें ऐसे ही अपने साथ ले आऊं? कहते कहते अपने चेहरे पर एक शैतानियत और मासूम आवाज में कह रहा था, पर उसकी आवाज सुनकर सामने से जो विश्व था वह गुस्से भरी आवाज में, मेरी मामी को क्या हुआ? विक्रम बड़ी प्यार भरी आवाज में, कुछ नहीं ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो इसी वजह से तुम्हारी मम्मी थक गई हैं। कल सुबह वह आ जाएगी। वैसे तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हारी मम्मी का भी बर्थडे है ना, तुम अपनी मम्मी को क्या गिफ्ट दोगे? ये सोचो, मैं तो तुम्हारी मम्मी को बहुत प्यार वाला गिफ्ट दे दिया है। कहते कहते अपने हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को देखने लगता है। वही उसकी इस बात को सुनकर विश्व सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी मामा को क्या गिफ्ट दे। वही उसे ऐसे शांत होते हुए देखकर विक्रम बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, रात भर सोचो और सुबह बता दो। वैसे तुमने जो मेरे कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की है, इसकी पनिशमेंट भी है, और यह पनिशमेंट यह है कि आज रात तुम अपने मम्मी के साथ बिल्कुल भी नहीं सोने वाले हैं। अगर आगे भी तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी मम्मी को अपने साथ कहीं वेकेशन के लिए ले जाऊंगा, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है और वही विश्व विक्रम की बात सुनकर अपने हाथों में पड़े हुए मोबाइल को कस के पकड़ लेता है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल होने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। इस समय पर उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। विश्व एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वही बेड पर मुंह बनाते हुए सोचने लगता है। तकिया को अपने सीने से लगाए वो इमली को याद करने लगता है। उसे इमली के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। 2 दिन में इमली के साथ रहने के बाद विश्व को एक आदत सी हो चुकी थी, लेकिन आज विक्रम ने उसकी यह आदत भी छुड़वाने में लग गया। वही विक्रम कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो बालकनी से रूम में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, इस वक्त उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करता है। सामने से अपनी शांत आवाज में, बॉस मल्होत्रा के मोबाइल को ट्रैक किया गया है और हमें रशिया की लोकेशन मिल गई है, जहां पर मैडम को रखवा दिया था, पर वो जगह बंद हो चुकी है। विक्रम अपनी ठंडी आवाज में, तो पता लगाओ वो जगह किसके नाम है, और यह भी इमली कैसे उन लोगों के पास चली गई। क्या रणवीर मल्होत्रा ने उसे बेचा है या कुछ और? कहते हुए वो शांत हो जाता है। सामने वाला कुछ कहता है, उसके बाद विक्रम बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है और मोबाइल को वहीं सोफे पर फेंक कर सामने चांद को देखते हुए, बस कुछ वक्त एक बार मुझे सारी सच्चाई पता चलने दो। अगर मेरा शक यकीन में बदल गया तो रणवीर की मौत इतनी भयानक होने वाली है कि वो कभी सोच भी नहीं होता, और यह मौत मैं खुद अपने हाथों से दे दूंगा। खुद से ही बातें करते करते विक्रम गहरी सांस लेकर अपनी आंखें भर कर लेता है और वैसे ही कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वह देखता है इमली बेड पर सो रही है। वो बिना कुछ बोले उसके साइड में जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गोदाम में रणवीर चेयर पर बैठा हुआ था। सामने 2 शख्स अपना सर झुकाए हुए थे। उन दोनों को देखकर वो अपने गुस्से भरी आवाज में, आखिर तुम दोनों को जो मैंने काम दिया था वह कैसे पूरा नहीं हुआ? तुम दोनों अच्छे से जानते हो मल्होत्रा को बिल्कुल भी देरी पसंद नहीं है। इस बार अगर एक भी देरी हो गई तो वह विक्रम मेरे रास्ते में आ जाएगा। इतने सालों की मेहनत मेरी बर्बाद हो जाएगी। उनमें से एक आदमी कुछ सोचते हुए, पर बॉस इतना सारा ड्रग्स वो भी मुंबई से बाहर ले जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें धीरे धीरे करके सब करना होगा। अगर यह खबर किसी तक भी चली गई तो बहुत बड़ी नुकसानी और प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि इस वक्त सबकी नज़र हम पर है
और ऊपर से विक्रम वर्धा भी हम पर नजर रख रहा है। अगर उसे ये पता चला तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। रणवीर एक गहरी सांस लेकर, इसी वजह से मुझे उसे विश्ववर्धा की जरूरत है। कुछ भी करो और पता लगाओ कि आखिर यह विश्ववर्धा कहाँ जाता है, क्या करता है, घर से कब बाहर निकलता है। मुझे विक्रम वर्धा का वीक पॉइंट चाहिए। दूसरा वाला शख्स रणवीर की तरफ देखकर, क्या हम मिस इमली को नहीं किडनैप कर सकते? अगर उन्हें कर दिया तो और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, हमें गोल्डन से सिटी तो हमें मिल जाएगी। रणधीर अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं, उसे भरोसे ही से ही लेना होगा। मैं उसे किडनैप बिल्कुल नहीं करवा सकता। अभी अभी कैसी सिचुएशन है, अगर उसके दिमाग में गहरा असर किसी चीज का हो गया तो वह कभी भी मार सकते हैं। वो ड्रग्स इतना पावरफुल था कि मुझे इतना जरूर पता है कि उसे कुछ ना कुछ हुआ ही है। हमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट निकालनी है, पर उससे पहले जितना हो सके उतना जल्दी हमारे प्लान पर काम करना होगा। जहां तक नहीं जानता हूं, कल वर्धा फैमिली उसे लेगी, नजर रखो उसे पर। अगर वो कल हमें मिल गया तो उसे और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। कहते कहते वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वही उसकी बात को सुनकर वो दोनों शख्स अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद रणवीर गहरी सांस लेकर, मुझे कुछ भी करके पता लगवाना ही पड़ेगा कि आपके इस विक्रम वर्धा को इमली के बारे में कैसे पता चला। और ऊपर से वह दाई माँ, उसका भी मुंह खुलने लगा। अगर गलती से भी इमली को अपने पास के बारे में पता चला तो बहुत नुकसानी हो सकती है। कहते कहते वह शांत हो जाता है तो उसे किसी का कॉल आ जाता है। वो कॉलर आईडी पर सुगंध का नाम देखकर एक गहरी सांस लेकर उसका कॉल अटेंड करता है। तो सामने से सुगंध अपनी डरी सहमी आवाज में, क्या आप खाने के लिए घर आने वाले हैं? क्योंकि माँ पूछ रही थी, वह परेशान है। विक्रम गुस्से भरी आवाज में, तुम्हें काम भी नहीं आता है? एक अच्छी बहू बनो और कहो कि मैं नहीं आने वाला हूँ, कुछ काम है मुझे और बात कर गया हूँ। कहते हुए वो कॉल कट कर देता है और अपने सर पर हाथ रखकर, सच में इस औरत से शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन है मेरे लिए। उसे वक्त अगर मैं घर वालों को सुनता नहीं तो अच्छा होता। इस औरत से तो अपना पीछा छुड़ा देता, हमेशा ही मासूम बनने का ढोंग करती हैं। कहते कहते वह वहीं सोफे पर बैठ जाता है और कुछ सोचकर वहां से कार में बैठकर चला जाता है। कुछ वक्त बाद वो एक बड़े से विला के सामने अपनी कार को रोक देता है और उसे विला के अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर आता है तो सोफे पर उसे एक औरत बैठी हुई नजर आती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह औरत की तरफ बढ़ने लगता है, उसे औरत को पीछे से बाहों में भरकर अपने प्यार भरी आवाज में, आज का दिन सच में बहुत हंसने वाला था। ये सुनकर वह औरत उसके गालों पर हल्के से किस करते हुए, तो इसी वजह से तुम यहाँ पर आए हो? पूरे 5 दिनों के बाद तुम्हें ये रास्ता मिला है। वैसे आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? रणबीर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, क्या करूँ, काम ही इतना था कि आराम मिल नहीं रहा है। और तुम तो जानती हो, एक बार में अगर काम करने में लग जाओ तो उसे बाहर निकलना मुश्किल है मेरे लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।